ओके, लेट अस बिगिन विद द क्लास नाउ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम लोग आपके चैप्टर के बॉक्सेस को अटेम्प्ट्स करेंगे, यानी आपके चैप्टर के अलावा आपकी बुक्स में जो बॉक्सेस में छोटे छोटे टेक्स्ट दे रखे हैं, यानी जो कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है और आज हम बॉक्स अटेम्प्ट को देखेंगे। ओके, लेट अस बिगिन नाउ। लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। सो the first point is 90% of world population, it is using 30% of land and remaining 70% it is partially populated or inhabited. The meaning of this is यानी हमारी पूरी संसार की जनसंख्या है कितनी, लगभग आपकी 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये पूरे लैंड का 30% भाग यूज़ करती है, ठीक है। और बाकी जो 70% बच जाता है वो या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है या इनहैबिटेड होता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व नहीं है, यानी जहाँ पे जनसंख्या आपकी बहुत कम है, लोगों का घर जो है वो दूर दूर रहता है। या इनहैबिटेड है, यानी जहाँ पे फिर कोई भी मानवीय बस्ती नहीं पाई जाती। वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि लोग वहाँ पे बसते नहीं हैं। लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए? नदी चाहिए, पानी चाहिए ताकि कृषि कर सकें, ओके, इंडस्ट्री चाहिए, राइट, और ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे उनका सर्वाइवल हो सके। तो ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं रहते हैं वो इनहैबिटेड रहते हैं, राइट। सुनाओ, अभी ये जो मैंने आपको बताया परसेंटेज से, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कोई नहीं पूछेगा, ओके, एंड इट शुड नेवर बी आस्क्ड ऑल्सो बिकॉज इट्स ए डाटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये भी जो भी डाटा दिया है, अब आप इसको आज रिसेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम जब इस बुक को रिफ़र कर रहे हैं, इसमें हमने देखा 90% लोग आपकी 30% लैंड यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। लेकिन आज हम अगर देखेंगे तो करीब आपकी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 8 बिलियन पहुंच रही है, ठीक है। और ये जो 8 बिलियन लोग हैं, मुझे लगता है अर्थ के लैंड का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बस आपका एक रफ स्केच है, ओके, एक मोटा मोटा जिसे कहते हैं नॉलेज होना, वो हम लोग यहाँ पे रिफ़र कर रहे हैं। ये परसेंटेज के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, बस ये हम आपको रिफ़र करने के लिए बता रहे हैं, ओके। सो दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट एंड लेट अस सी द सेकंड पॉइंट, दैट इज योर टेबल 2.1 गिवन इन योर बुक, ठीक। उसको आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। उस कॉलम में आपका द फर्स्ट कॉलम इज योर नेम ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, नेक्स्ट इज योर क्रॉपलैंड, देन योर फॉरेस्ट कवर, देन योर पैस्चर एंड देन योर अदर यूजेस। और फर्स्ट कॉलम में जो आपकी कंट्रीज़ के नाम है उसमें 8-10 कंट्रीज़ के बाद आपका वर्ल्ड है, ओके। दैट इज़ टू कंपेयर व्हाट वी हैव टू कंपेयर, लाइक एक कंट्री जो पूरे वर्ल्ड लैंड का एक हिस्सा इस काम की यूज़ कर रही है, बाकी पूरे कंट्रीज़ मिल के जो है इतना यूज़ कर रहे हैं। आई विल जस्ट टेल यू हाउ, ओके। तो आप उस कॉलम में देखेंगे तो जो आपका क्रॉपलैंड है, ओके, कंट्रीज़ के नाम है इंडिया। That column in front of the cropland, it uses about 57% of the land for crop cultivation. Cropland का मतलब जहाँ पे कृषि होती है, यानी आपके पूरे वर्ल्ड में इंडिया अकेले 57% लैंड यूज करता है फॉर द एग्रीकल्चर, ओके। एंड व्हेन वी कंपेयर विद द वर्ल्ड, अब यहाँ पे वर्ल्ड का हमने डाटा क्या दे रखा है, वर्ल्ड में 11%, ओके, यानी पूरी वर्ल्ड इट इज़ यूजिंग 11% फॉर द क्रॉप लैंड, और अकेले आपका जो इंडिया इट इज़ यूजिंग योर 50% लैंड। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस कम टू योर पैस्चर। पैस्चर का मतलब क्या होता है? पैस्चर मीन्स चारा, ठीक है, जो हम पशुओं को खिलाते हैं, यानी हरा चारा जो पशु खाते हैं उसको हम उगाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्री है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, इट यूजेस 56% ऑफ लैंड फॉर द पैस्चर ग्रोइंग, राइट। लेट अस कम टू द फॉरेस्ट, यानी जंगल आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जापान में 67%। वर्ल्ड बेसिस पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपका पैस्चर 26% होल वर्ल्ड, और अकेला इसमें ऑस्ट्रेलिया आपका 56% है, ओके। इन द सेम वे जापान में 67% जंगल है, जो कि कुल मिला के आपके वर्ल्ड के 37% जो जंगल मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जा रहे हैं? जापान में। नाउ नेक्स्ट इज योर अदर यूजेस, दैट इज योर कनाडा 52%। अब हम अदर यूजेस कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग डाटा बनाया है फॉरेस्ट के लिए, पैस्चर के लिए,
फार्मिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या अदर यूजेस, यानी यहाँ पे जब आप सारे काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, इंडस्ट्री डाल रहे हैं, अपने ह्यूमन सेटलमेंट्स बना रहे हैं, ओके, जो भी आपके काम है वो सारे मिले जुले यूजेस होते हैं, वो आपके कहलाते हैं अदर यूजेस। तो यहाँ पे सबसे डाटा किसका आ रहा है, कनाडा का, और आप इसको वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे, दैट गोज टू 32%। ओके, तो ये इस प्रकार से हम कॉलम जो है वो रिफर करते हैं, समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज योर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो हमने पढ़ा है अपनी क्लासेस में, ओके, भूस्खलन, जमीन का खिसकना। सो नाउ मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, एंड दैट इज योर डेफिनेशन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन, दैट मीन्स हाउ वी डिफाइन अ सर्टेन कॉन्सेप्ट। यानी आपसे कैसे पूछा जा सकता है, डिफाइन लैंडस्लाइड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडस्लाइड, व्हाट इज लैंडस्लाइड, एक्सप्लेन लैंडस्लाइड। ठीक है, जो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इट इज ए मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। इसका मतलब मास मूवमेंट क्या होता है, यानी कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, किसका, किसी पत्थर का, चट्टान का, या डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गाद इकट्ठी हो गई है। गाद का मतलब क्या, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, वेजिटेशन कवर है, ठीक है, ये सब मिलकर आपकी गाद बनती है। फिर योर अर्थ, ओके, आपकी ज़मीन, डाउन अ स्लोप, यानी आपका जो ढलान है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से जो भी चीज़ आती है नीचे ही आती है ना, तो आपका ये भी जो भी मूवमेंट है गाद का या पत्थर का, चट्टान का, जमीन का हिस्सा जब वो नीचे ढलान की तरफ खिसकता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका लैंड स्लाइड्स। ओके, एंड दिस लैंड स्लाइड इज इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वॉल्केनोस। इन कंजंक्शन विद का मतलब क्या हुआ, यानी ये लैंड स्लाइड किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, यानी लैंड स्लाइड जब आता है तो क्यों आता है, यानी किन चीज़ों से इसका जुड़ाव है, इससे उसको इसने जोड़ के बताया हुआ है। सो इट इज़ इन कनेक्शन विद अर्थक्वेक, यानी जब भी कहीं कोई भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, या फिर आपका ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ओके, तब आपका लैंडस्लाइड आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, आप सबको पता है अर्थक्वेक में आपका ज़मीन का जहाँ भी आपका एपिसेंटर होगा, ठीक, वहाँ पे आपका जो भी वीक पॉइंट होगा वो हिलेगा, तो आपका ज़मीन का टुकड़ा टूट के नीचे आएगा, तो वहाँ पे आपकी लैंडस्लाइड की प्रक्रिया होगी। फिर आपका बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, पानी का बहाव आया, पानी के बहाव के साथ भी आपका ज़मीन का टुकड़ा नीचे आता है, ओके, वॉल्केनिक एरप्शन से भी लैंडस्लाइड जुड़ा है, ओके। तो ये सारे फिनोमिना हैं जो आपकी लैंडस्लाइड की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो नेक्स्ट इज योर एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल इज हैवॉक टू द सेटलमेंट इन दैट एरिया। इसका क्या मतलब हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो वो उस एरिया में जहाँ बारिश हो रही है उसके लिए एक हैवॉक है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, एक खतरा है उसके लिए। क्यों, क्योंकि जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो जहाँ जहाँ किसी भी लैंड का वीकनेस होता है, कमज़ोर हिस्सा होता है, वो जो है टूट के नीचे आ जाता है। आज के टाइम में सबके हाथ में मोबाइल है, आप सब तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, उसमें आप लोग नेचुरल डिसास्टर के भी वीडियोस देखते हैं। आजकल बहुत लोग फ्लड के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे जब आपका बहुत तेज़ पानी का बहाव आया, किस प्रकार से ज़मीन का हिस्सा, गांव टूट टूट के टुकड़ा टुकड़ा आपका पानी, ज़मीन पानी के साथ बह जाती है। अब कोई बहुत बड़ा घर जो होता है वो एक ज़मीन के हिस्से पे बनाया तो पूरा टूट के नीचे बह जाता है, ओके। तो जब कोई किसी गांव में या किसी एरिया में कहीं भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये नेचुरल है, पॉसिबल है कि वहाँ पे आपका लैंडस्लाइड हो जाएगा, ओके। सो जब किसी भी एरिया में इस प्रकार से एक्सेसिव रेनफॉल हुई तो वहाँ का जो सेटलमेंट है इट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके। आप पहाड़ी एरिया में देखते हो कि किस प्रकार से लोग पहाड़ पे घर बनाते हैं, ठीक है, घाटियों में लोगों ने घर बना रखे हैं यहाँ, ठीक। तो कभी भी कोई इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, उनका पूरा का पूरा घर जो है वो टूट के साथ में चला जाता है। तो साथ में जंगली जानवर होंगे, आपके लोग जो वहाँ रहते होंगे, वेजिटेशन कवर होगा, सब उसके साथ में तबाह हो जाता है, ओके। तो ये आपका लैंडस्लाइड है, राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे केस स्टडी। अभी केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी का मतलब होता है जब इस प्रकार की कोई भी डिसास्टर है, हम उसको स्टडी करने के लिए कहीं का केस उठाते हैं। केस उठाते हैं मतलब जब कहीं पे ऐसा कुछ डिसास्टर हुआ हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी उठाया है पैंगी विलेज का। पैंगी विलेज कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंडस्लाइड आया था, तो उस केस स्टडी का छोटा सा इन लोगों ने यहाँ पे व्याख्यान दिया हुआ है ताकि आपको लैंडस्लाइड के बारे में समझ में आ सके, ओके। सो पैंगी विलेज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश,
ओके, व्हाट हैज हैपेंड हियर? ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग से क्या हुआ? ब्लास्टिंग यानी मैंने आपको बताया था ब्लास्टिंग क्यों की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने ब्लास्टिंग की थी, तो ब्लास्टिंग करने से क्या हुआ? द वीक जोन कोलैप्स्ड, यानी उस पूरे के पूरे एरिया में, उस विलेज में जो वीकेस्ट पॉइंट था वो क्या हुआ? वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। और उस जोन में क्या आता था आपका? NH-20, ठीक है, जो हाईवे था जो तकरीबन 200 मीटर लंबा था, उसको उसने पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, गिरा दिया। एंड इट हैज़ ऑल्सो कॉज डैमेज टू द नियर बाई विलेजेस एंड द पीपल माइग्रेटेड, ठीक। तो इससे क्या हुआ? आपका जो इतना बड़े तौर पे लैंडस्लाइड हुआ, NH-22 गिर गया, उसके बाद जो आसपास के विलेज थे उनको भी क्षति पहुंची। अब ये एरिया इतना ज़्यादा वीक हो गया कि अब वो लोगों के रहने लायक बचा नहीं, ठीक है। यानी अगर वीक हो गया, कभी भी आपका अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, तो वो ज़मीन उसको सह नहीं पाएगी। तो वहाँ पे जितने भी गांव थे उनको खाली कराना पड़ा और वहाँ के लोगों को कहीं और जाके सेटल होना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो करेक्ट कर सकते हैं, तो आप से अगर पूछा जाए कि ये जो एक डिसास्टर हुआ, ओके, टू विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ब्लास्ट किया गया, ब्लास्ट करने की वजह से पैंगी विलेज में आपका इस प्रकार का डिसास्टर देखने में आया। ओके, सो दिस इज योर केस स्टडी ऑफ द लैंडस्लाइड। नाउ, ठीक है, अब जब हम डैमेज पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्यों होता है, किस प्रकार से फैक्टर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उसको बचा कर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हम मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक मेजर आता है आपका, दैट इज योर मिटिगेशन मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय मिटिगेशन मैकेनिज्म? सी, आज हम इस दौर में हैं जहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो उसी का हिस्सा है आपका mitigation mechanism. So, advancement in scientific technique to understand factors of landslides and how to manage it. ठीक, यानी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, तो वो जो एक दुर्घटना हुई या फिर जो इस प्रकार का डिसास्टर आया, तो ऐसे कौन से कारण थे जो उसके लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। Why it has happened, then what was the result of it, उसकी वजह से क्या हुआ, then what should be done to prevent दिस काइंड ऑफ डिसास्टर्स, ठीक है। यही है आपका मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो मिटिगेशन मैकेनिज्म में भी बहुत से स्टेप्स होते हैं। ओके, सो लेट अस सी नाउ। सो फर्स्ट स्टेप इज योर हैजार्ड मैपिंग। हैजार्ड मैपिंग का मतलब ये होता है, हैजार्ड मैपिंग इज डन in those areas which are most prone or susceptible to such kind of disasters like earthquakes, floods, volcanoes, tsunami, ठीक है। यानी हज़ार्ड मैपिंग के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि ऐसे कौन कौन सी एरियाज़ हैं जो कि इस एरिया में मतलब इस प्रकार के जोन में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रकार के डाटा को कलेक्ट करके फिर क्या करते हैं, उस प्रकार के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि हमको इस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स को बनने देना है कि नहीं बनने देना है, या यहाँ पे जो घर बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, लोगों को अगर ऐसी कोई डिसास्टर आई तो ऐसे टाइम में उनको क्या चीज़ें करनी है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हैजार्ड मैपिंग का यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर रिटेंशन वॉल। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन वॉल? रिटेंशन वॉल का मतलब होता है कोई सरफेस एरिया जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रोन है बह के नीचे जाने के लिए, यानी जहाँ पे स्लोप बहुत अधिक है। ओके, तो ये आपकी जब स्लोप होता है, ओके, दिस इज़ योर स्लोप। अब यहाँ पे अगर आपकी मिट्टी है जो कि ढलान से बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने पे या कोई भी चीज़ ऐसी होने पर ये मिट्टी पूरी बह के नीचे आएगी, तो इसके सामने जो है एक वॉल बना दी जाती है, बहुत ही कंक्रीट वॉल, ठीक है, ताकि आपकी मिट्टी जो बह के नीचे ना जा सके, इसको पकड़ने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए। दैट इज यूज ऑफ योर रिटेंशन वॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर। हमने देखा था अफॉरेस्टेशन, यानी जितना हो सके आप पेड़ पौधे लगाइए, उतने जंगल बनाइए, ठीक है, जंगल लगाइए, क्योंकि जितने घने जंगल होंगे, जितने पेड़ पौधे होंगे, उनकी रूट्स जो उतनी मिट्टी पकड़ के रखेंगी, ठीक है। तो इससे आपका पानी वो भी वहाँ पे प्रिवेंट होगा, एब्जॉर्ब होगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, प्लस आपकी जो मिट्टी है वो भी बह के नहीं जाएगी। ओके, सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर्स इट, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इट इज टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड, ठीक है। जब कहीं भूस्खलन होता है, अगर पेड़ पौधे नहीं हैं, खाली ज़मीन है, तो बहुत आसानी से आपको स्लाइड कर जाएगी, लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो वो उसको पकड़ के रखेंगे, तो लैंडस्लाइड होना इतना आसान नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर
द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल का मतलब ये होता है अगर कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो पानी बहुत देर तक, आपने देखा होगा ना, आपने अपने घरों में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने की स्थिति में वो छत पे चढ़ते हैं और जितनी भी आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, नालियाँ होती हैं, उसको खोल देते हैं ताकि आपका पानी जो है वो निकल जाए, वो बह जाए और आपका पानी वो इकट्ठा ना हो सके। क्यों? टू प्रिवेंट द वाटर सेटलमेंट देयर, ताकि पानी वहाँ पे इकट्ठा ना रह सके। अगर पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वो वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के सरफेस को कमज़ोर बनाता है, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है। उसी प्रकार से कहीं भी किसी हिस्से में अगर आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे ड्रेनेज कंट्रोल, व्हाट इज यूज ऑफ दिस, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, कोई डिच है, गड्ढा है या कुछ भी है, तो वहाँ पे प्रॉपर चैनल बना दिए जाते हैं, ठीक है, ड्रेनेज बना दिए जाते हैं, ठीक, तो ताकि आपका जो पानी उसके ज़रिए से बह के वो निकल जाए, वहाँ पे इकट्ठा ना हो सके। तो इससे आपका क्या होता है, ये जो लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड किस वक्त होने की संभावना रहती है, जब बहुत ज़्यादा वाटर मूवमेंट हो रहा है, या फिर आपका क्या हो रहा है, स्प्रिंग फ्लोज, यानी मानसून सीजनल तौर पे जो बारिश होती है, ठीक है, छोटी मोटी बारिश के टाइम में, या फिर आपका जो ज़मीन लैंडस्लाइड के तहत बह के जाने वाली है, तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल उसको क्या करता है, रोकता है। ओके, सो नाउ सो लेट अस सी, हमने मिटिगेशन मैकेनिज्म में आपकी कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट इज हज़ार्ड मैपिंग, रिटेंशन वॉल, इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर एंड द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। ओके, बच्चों को स्कूल लेवल पे प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है डिसास्टर मैनेजमेंट का, तो उसमें लोगों को इसको मेंशन करना होता है। ओके, सो इसमें आप लोग अपने प्रोजेक्ट वर्क में इसको डाल सकते हैं, नेचुरल डिसास्टर में, लाइक लैंडस्लाइड, ठीक, लैंडस्लाइड अगर आपने डाल दिया फिनोमिना, तो उसमें आप ये बता सकते हैं व्हाट यू मीन बाय नेचुरल लैंडस्लाइड एंड what are the various factors which are responsible for this and how it is in connection with the various types of others disasters, ठीक, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और जब ये चीज़ें होती हैं तो लोगों को किस प्रकार से लाइफ का और प्रॉपर्टी का डैमेज पहुंचता है, और फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका केस स्टडी दे रखा है, इट इज़ ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आप कहीं से कोई भी केस स्टडी उठा के डाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर बॉक्स स्टेप। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डाटा, ये परसेंटेज आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिफर कर दिया है, सो डोंट टेक सो मच ऑफ पेन। ओके, सो मैंने ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये सोच सकें, इसको समझ सकें कि ये जो कंट्रीज़ है उनके जो लैंड यूज़ के पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी अब आप इसको रिफ़र करेंगे तो इंडिया आपका सबसे ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट द इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। अभी 2023 आते आते मुझे लगता है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा कि चाइना के बाद शायद इंडिया का ही नंबर आने वाला है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओके, और यहाँ पे जनघनत्व बहुत अधिक है, इसीलिए जो है यहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे भी कोई देश होते हैं, जैसे उन लोगों की नीड होती है, जैसी पॉपुलेशन होती है, उसी प्रकार से उसके लैंड यूज़ पैटर्न होते हैं। ओके, सो नाउ फिर हमने आपका लैंडस्लाइड स्टडी किया, लैंडस्लाइड किसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। ओके, एंड यू कैन राइट इट आल्सो इन योर सिंपल लैंग्वेज। नाउ which are the phenomena which are responsible for the landslide, और यहीं किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो किस प्रकार से उस सेटलमेंट को अफेक्ट करता है। देन व्हाट आर द वेरियस वेज अंडर मिटिगेशन मैकेनिज्म, और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मिटिगेशन मैकेनिज्म एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। सो ओके, सो इट इज़ अ एडवांसमेंट इन द साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है, एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक, जिसमें कि हमने हैजार्ड मैपिंग देखी। ओके, वी हैव सीन द हैजार्ड मैपिंग मीन्स ऐसे एरिया जो कि नेचुरल डिसास्टर से बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनको डैमेज होने के लिए, तो उस एरिया को हम लोग पता लगा लेते हैं ताकि उसके लिए मेजर्स पहले से अडॉप्ट कर लें। जैसे आपको सिखाया जाता है, बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर अचानक अर्थक्वेक आता है, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो इसी प्रकार से जिस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोनेस होती है वहाँ पे लोगों को बताया जाता है या फिर अपनी तरफ से डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पे सेटलमेंट बसाने लायक है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर रिटेंशन वॉल्स, ठीक है, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए मजबूत दीवार बनाई जाती है ताकि हम भूस्खलन को
रोक सकें। और नेक्स्ट इज योर इंक्रीज वेजिटेशन कवर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेड़ पौधे लगाना ताकि वो क्या कर सकें, टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड, ज़मीन के हिस्से को टूट के स्खलन होने से बचा सकें। एंड लास्ट इज द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, ठीक है, यानी कहीं भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है तो उससे आपका क्या हो सकता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद वाटर और द स्प्रिंग फ्लोज। ओके, तो नेक्स्ट वी विल सी our next phenomenon is weathering. Okay, so we will see what is the meaning of weathering. Breaking and decay of exposed rocks due to temperature changes, frost action, plants, animals and man. ठीक है, तो वेदरिंग का मतलब होता है पत्थरों का टूटना फूटना, ठीक है, जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, ठीक, और इससे जो आपके पत्थर के टुकड़े एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक, यानी टुकड़े आपके बिखर जाते हैं। तो ये जो आपकी वेदरिंग प्रोसेस होती है इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे आपका टेम्परेचर चेंज है, फ्रॉस्ट एक्शन है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। ओके, सो वी विल सी हाउ दिस टेम्परेचर चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब ये जो आपका टेम्परेचर चेंज है ये आपका एक मैकेनिकल एक्शन है। सी वेदरिंग इज ऑल्सो it occurs due to it is a physical factors are responsible, then your biological factors are responsible, it is chemical also. Okay, तो आपकी वेदरिंग बहुत प्रकार की होती है। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं तो टेम्परेचर चेंज का मतलब इट इज़ अ मैकेनिकल चेंज, ठीक है। अभी जब किसी ट्रॉपिकल एरिया है मान लीजिए, ठीक, या फिर कोई भी स्थान है जहाँ पे अभी पत्थर जो होते हैं जब गर्मी बढ़ती है तो वो क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और जब ठंडा होता है मौसम, टेम्परेचर नीचे आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो लगातार जब ये फिनोमिना आपका चलता रहता है एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का, इससे क्या होता है आपके पत्थर वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होकर फिर क्या होते हैं, वो टूटते हैं। सो दैट लीड्स टू ए फिनोमिना ऑफ वेदरिंग। ओके, अभी आपका फ्रॉस्ट एक्शन है, सो फ्रॉस्ट एक्शन इज ऑल्सो अ मैकेनिकल एक्शन। हाउ, अभी आपका जब बारिश होती है, ठीक, बारिश होने से क्या होता है आपका पानी धीरे धीरे रिस के चट्टानों के बीच में जाता है, ठीक है। अभी पानी जाते जाते क्या होता है वो दरारों में भरता है, ठीक। अभी जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, बिलो 0 डिग्री पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे कि भाई आपका बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। तो जब आपकी बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ जमने के बाद भी क्या होता है, जो आइस जो होती है ना उसका वॉल्यूम पानी का जो आइस का बढ़ता है, ठीक। तो इससे भी आपका क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है, राइट। नाउ व्हेन वी कम टू योर प्लांट्स, अभी प्लांट्स में क्या है, व्हेन देयर इज अ सीड ऑफ अ ट्री, इट हैज़ फॉलन डाउन, ओके, एंड देन इट हैज़ जर्मिनेटेड इनटू द सॉइल, द प्लांट हैज़ कम आउट, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, वो प्लांट कई बार क्या होता है पत्थर में चला जाता है, किसी प्रकार से भी हवा से उड़ के या पानी के साथ आया। आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे पीपल या कोई पौधे चट्टानों में या आपके घरों के दरवाजों में सॉरी दीवारों में कहीं कहीं आप देखेंगे कि वो उग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कोई सीड स्प्राउट होकर पौधा बन गया तो जब वो फैलता है, उसकी जड़ें फैलती हैं, तो वो भी आपकी वेदरिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। देन हाउ द एनिमल्स डू दिस, सो द एनिमल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दे ऑल्सो कैरी ऑन, ओके, द सीड्स एंड ऑल दिस थिंग्स हियर एंड देयर, ठीक। अब जैसे आपके कुछ छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे आपके अर्थवर्म्स हैं, एंड्स हैं, तो ये क्या करते हैं, पत्थर के अंदर जाते हैं, वो उसमें रहते हैं, फिर इनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक, वो एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स क्या करते हैं, वहाँ से वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये भी आपकी वेदरिंग प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हाउ मैन इज रिस्पॉन्सिबल, मैन तो ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल इन मैनी वेज, ओके। अब आदमी जैसे आपकी फार्मिंग करता है या फिर माइनिंग करता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करता है, पोल्यूशन इतना क्रिएट कर देता है, ठीक, बहुत सारे केमिकल्स का भी असर होता है, तो इन सब चीज़ों के द्वारा आपकी वेदरिंग प्रोसेस होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स टू अप्रोप्रिएट लोकेशन, ठीक है। रूफ टॉप यानी जो भी पानी आपकी छतों पे इकट्ठा हो गया, ऊपर की तरफ कहीं इकट्ठा हो गया, आपने क्या किया, उसको आपने इकट्ठा किया और उसको ऐसी जगह पे आपने उसको चैनलाइज कर दिया जहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत होती है, एंड स्टोरिंग फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक। अभी आपने रेन वाटर इकट्ठा किया, या तो आपने उसे प्रॉपर चैनल से अपने खेतों में पहुँचा दिया, या किसी ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे वो आपके लिए स्टोर हो गया, फिर आपको जब उसे फ्यूचर में यूज़ कर लिया, आपने उस पानी को इस्तेमाल किया, ओके। अब यहाँ पे आपको एक आपके जीके के लिए दे रखा है 2 hours रेन,
ओके 2 घंटे की जब बारिश होती है, हाउ मच वाटर कम्स आउट, मतलब आप कितना पानी स्टोर कर सकते हैं एक बार की बारिश में, ठीक है 2 घंटे आपकी लगातार बारिश हो गई तो 8000 लीटर्स ऑफ वाटर यू कैन स्टोर। ओके ओके, अब इसमें एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है कि अमरेली एक सिटी है सौराष्ट्र में, जहाँ पे तकरीबन आपकी 1.5 लाख की जनसंख्या है, तो वहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि लोग वहाँ पे हर काम के लिए पानी जो है खरीद के लाते हैं, तब उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ वाइड वैराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड द फौना। ठीक है, अभी ये जो फॉरेस्ट फायर है इसके रीजंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज योर लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? कोई जंगल है, गर्मी का मौसम है, पेड़ पौधे सूखे हैं, बहुत तेज बिजली कड़की और बिजली जो है आपकी पौधों पे गिर गई तो आग पकड़ ली। ठीक है, ये तो आपका एक नेचुरल फिनोमिना हुआ। और नेक्स्ट इज योर केयरलेसनेस ऑफ पीपल। लोगों ने क्या किया? फायर लिट कर दिया। Okay, they are littering a fire due to the carelessness of people, and what they have done, they have just thrown the fire on the ground and then it has led to the fire. And next is your local people, local inhabitants, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो जंगलों में ही रह रहे हैं, जंगल के पास आसपास गांव में रह रहे हैं, कई बार उनकी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी से आपकी जंगल में आग लग जाती है। So these are the various reasons which are responsible for the fires. Now next is your what are the various measures for controlling the fire. हम ऐसे कौन कौन से मेजर है जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं इस फायर को कंट्रोल करने के लिए? तो फर्स्ट इज योर थ्रू एजुकेशन, दैट टू एजुकेशन किसमें? ह्यूमन कॉज्ड फायर। एजुकेशन देकर, यानी लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप जब भी फॉरेस्ट में आते हैं तो आप इस प्रकार से सिगरेट ना जलाएं, लाइटर ना जलाएं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे कि जंगल में आग लगे। तो जब हम लोगों को जागृत करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑब्जर्वेशन, ग्राउंड पेट्रोलिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑब्जर्वेशन का मतलब ऐसी जगहों को लगातार ऑब्जर्व करना। पेट्रोलिंग यानी फॉरेस्ट एरिया में हमेशा ग्राउंड लेवल पे पेट्रोलिंग करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना कि कहाँ पे किस प्रकार की आपकी कंडीशंस हैं, कहाँ आग लगने की संभावना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। We can just find out the places and then through the proper communication network। ठीक है, आगे अगर ऐसी इस प्रकार की घटना हो जाए तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी उस आग पे हम लोग काबू पा सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी नेशनल पार्क क्या है? इट इज़ अ लैंड एरिया विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट and the government protects it from the industrialization and from the human activities and from the pollution। ठीक है, इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एरिया को बचाती है ताकि वहाँ के जंगली जानवर, वेजिटेशन को हम लोग बचा सकें। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इट इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर साइट्स। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एग्रीमेंट देशों के बीच में जब होता है कुछ स्पीसीज को लेके जो कि प्लांट और एनिमल्स की हैं, जो कि एंडेंजर्ड जोन में आ रही हैं, यानी जिनके विलुप्त होने की ज़्यादा संभावना है, तो ऐसी एग्रीमेंट होती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इनका ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। इसमें तकरीबन आपके 5000 एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। ओके, नाउ अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखा है, जैसे आपकी बियर्स हैं, कैक्टे हैं, कोरल्स हैं, ऑर्चिड्स हैं। पहला एज आपको पता है बियर माने इट इज एग्जांपल ऑफ एनिमल, देन यू सी कैक्टे, आपका जो कैक्टस है। ओके, देन यू कोरल्स, कोरल्स आपको पता है समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से कोरल बनते हैं आपने पढ़ा हुआ है। ओके, देन यू ऑर्चिड्स, एलॉयस। ठीक, इन सब जानवर और पौधों की प्रजाति को बचाने के लिए आपका साइट्स जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट चीज़ और अब हम वल्चर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब वल्चर क्या है? वल्चर तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार बच्चों से, टेल द नेम ऑफ द ड्रग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी फेलियर इन द वल्चर और व्हाई द एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू बैन अ सर्टेन ड्रग लाइक आइब्रूफिन और द योर पेन किलर। ओके, तो इसका कारण क्या है? डाइंग ड्यू टू किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ स्कैवेंजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या है? वल्चर आपको पता है कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक, तो अभी हुआ क्या था कि जानवरों के अंदर कोई बीमारी होती थी तो डॉक्टर्स के द्वारा उनको जो एक ड्रग दी गई जिसका नाम है डाइक्लोफिनैक। अभी डाइक्लोफिनैक क्या चीज़ है? इट इज़ अ पेन किलर। ठीक है, ये हम लोग भी यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पेन किलर विच इज़ सिमिलर टू एस्पिरिन एंड आइब्रूफिन।
ठीक है। ये दवा आइब्रूफिन जो है एक पेन किलर है, दर्द निवारक है, जो कि एस्पिरिन और आपके आइब्रूफिन से मेल खाती है, ठीक है। तो ये इन जानवरों पे डॉक्टर्स ने इस्तेमाल की हुई थी और जब वो जानवर मर गए, उसको जब वल्चर्स ने खाया तो उस दवाई का इफेक्ट किया हुआ कि वल्चर्स की किडनी आपकी फेलियर हो गई और बहुत बड़ी तादाद में वल्चर्स आपके मर गए। ओके, सो नाउ द एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू पुट अ बैन ऑन दिस ड्रग। ओके, राइट। सो नाउ ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। छोटी छोटी चीज़ जो आपके बुक में दे रखी है, लाइक ड्रिपिंग ऑफ द टैप, यानी अगर आपके नल से बूंद बूंद पानी गिर रहा है तो वो आपका एक साल में कितना पानी वेस्ट करता है। इट वेस्ट तकरीबन 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। ओके, नेक्स्ट इज योर सी इन 1975, ठीक है, 1975 में हमारे पानी की हमारे पानी की कंजम्पशन कितनी थी? इट वॉज अराउंड 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, ठीक है। 1975 में ह्यूमन कंजम्पशन आपकी पानी की इतनी थी जो कि 2000 में बढ़ के 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 55% इसमें इंक्रीज हो गया। यानी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन पानी हमारे लिए कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज योर, अब आपकी मिट्टी जिसको आप बहुत ही लूजली लेते हैं, बहुत आसानी से उसको आप लेते हैं, तो ये मिट्टी आपकी बनती कैसे है? 100 ईयर्स, ओके, 100 साल में आपकी कितनी मिट्टी तैयार होती है? अराउंड 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी 100 साल का वक्त लगता है। 100 साल में जाके आपकी 1 सेंटीमीटर की मिट्टी जो है वो तैयार होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं? ओके, ड्रिपिंग ऑफ टैप, how much water it has been wasting, then how the consumption of water has been increased, and now how much time it has taken to become a soil, how much time it takes to prepare a centimeter of soil। क्यों? ताकि आप अपने नेचुरल वेजिटेशन की कदर करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें, आप उसको पल्यूट ना करें। ओके, सो आई थिंक हमने जितने भी आपके बॉक्स अटेम्प्ट थे उसको पूरा कवर कर लिया है। ओके, एंड आई थिंक योर चैप्टर इज कम्प्लीटली कवर्ड, right? Also in the next class I am going to attempt the in-text questions and all the exercises which has been given in your book, and till that time you please revise, memorize the chapter, and please subscribe my channel Dear Future Here I Come, or bell icon dabana na bhule, so that you can get all the notifications from my class. Till that time, see you, bye bye.